हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हेल्प से। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हेल्प से कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, बहुत इजी है। बस आपको ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ें रिवेन्यू नेचर की है और कौन सी चीज़ें कैपिटल नेचर की है। ठीक है, हमने इसके बारे में पहले एक वीडियो बनाया हुआ है और उसमें हमने क्या किया है, सारी चीज़ों को अलग अलग समझाने की कोशिश की है कि कौन कौन सी चीज़ें बेसिकली एनपीओ में कैपिटल नेचर की होती है या रिवेन्यू नेचर की। आइदर वो रिसिप्ट भी हो सकता है, आइदर वो पेमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ रिवेन्यू नेचर के पेमेंट को और रिसिप्ट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेजना है, वो भी किस ईयर को बिलोंग करता हो, जिस ईयर के लिए उसको प्रिपेयर किया गया हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अवेलेबल है और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आइदर बैलेंस शीट एट द ईयर एंड में किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास है बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड। क्या है? कैश इन हैंड अवेलेबल है। उसके बाद है लिगेजी। लिगेजी भी आपका कौन सा नेचर है? रिवेन्यू की कैपिटल, ऑब्वियसली कैपिटल नेचर है, क्योंकि कोई विल अपनी लिखता है तो बार बार कोई अपनी विल ट्रांसफर नहीं करता एंड किसी ऑर्गेनाइजेशन को, एनपीओ को। ठीक है, उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फी वन टाइम रिसीव है, जो भी वन टाइम रिसीव है दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट, बार बार नहीं मिलने वाली। सब्सक्रिप्शन मीन जनरल मेंबरशिप फी आप इसको मान सकते हैं, आपको मिल रही है। कितनी मिली है? सब्सक्रिप्शन आपको 60,000 रुपीज मिली है। ठीक है, कितनी मिली है आपको? 60,000 रुपीज की सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुई है, लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हमको अवेलेबल किए हुए हैं। जैसे कि 8,000 रुपीज जो है वो 2017 का इंक्लूड है हमारे सब्सक्रिप्शन में और 7,200 2019 का सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है। ठीक है, अगर आपको मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपीज पर मंथ है और जनवरी की सैलरी आपको नहीं मिली और फरवरी की सैलरी में आपको 20 + 20 ऐड करके दे दिया जाता है, तो क्या आपकी सैलरी नेक्स्ट ईयर से 40,000 पर मंथ हो जाएगी? नहीं होगी। आपको क्लियर आप समझाएंगे कि 20,000 रुपीज मुझे जनवरी का नहीं मिला था जो कि फरवरी में मुझे मिला, तब ये ऐड हो गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि फरवरी की सैलरी कितनी है तो आप 40 में से कितना डिडक्ट कर देंगे? जनवरी का 20,000 डिडक्ट कर देंगे। इसी एग्जांपल को लेते हुए अगर आप 2018 का रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर उसमें कोई भी आइटम प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आप उसको डिडक्ट कर देंगे किसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है ना, आइदर आपको ये चीजें एडजस्टमेंट्स में भी मिल सकती है, आइदर ये चीजें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर ब्रैकेट में भी मेंशन की हुई हो सकती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि सब्सक्रिप्शन को से आपने क्या किया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2017 का 8,000 माइनस कर दिया। अब 2017 का हमने आउटस्टैंडिंग क्यों माना? क्योंकि प्रीवियस ईयर में अगर वो रिसीव नहीं हुआ था तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था और इस साल की इनकम में इंक्लूड है। तो आपको क्या करना है, इस साल की इनकम को कम कर देना, ये मानते हुए कि ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम है। अब यहाँ पे बोलता है कि जो 7,200 और 2019 का, तो 7,200 2019 का आप ये मानेंगे कि 2018 का हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें अगर 2019 का कोई भी वैल्यू इंक्लूड है दैट इज एडवांस पेमेंट और एडवांस रिसीप्ट। तो सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है इसलिए वो क्या हुआ, एडवांस रिसीप्ट हुआ, आपने उसको डिडक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद है लॉकर रेंट। लॉकर रेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब है टू सेल ऑफ ओल्ड बैट, टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ओल्ड बैट भी स्पोर्ट्स मटेरियल का ही पार्ट है, लेकिन क्या है, उसको सेपरेटली सेल किया गया इसीलिए हमने उसको अलग से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड बैट मींस ये 5,000 रुपए का है और कितने में बेच दिया गया? 4,600 में बेच दिया गया। कितने में बेच दिया गया? 4,600 में। तो ये आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया भाई,
5,000 की चीज को आप 4,600 में सेल कर रहे हैं, कॉस्टिंग कितने की है 5,000 की, तो आपको फायदा हुआ है नुकसान, आपको नुकसान हो रहा है 400 का नुकसान। हमेशा क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, तो ये डेबिट साइड चला गया। ठीक है, कौन सा अकाउंट है आपका, इनकम एक्सपेंडिचर नॉमिनल है, नॉमिनल। और एक्सपेंडिचर साइड में क्या जाएगा आपका, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को लिखना है, किसको लिखना है आपको, और यहाँ इनकम एंड गेन को। क्लियर है कि नहीं, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है। अब यहाँ पे सेकंड है कि स्पोर्ट्स मटेरियल को भी हमने सेल किया है, 500 उसकी कॉस्टिंग है और हमने उसको 750 रुपीज में सेल कर दिया, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको, 250 रुपीज का फायदा हुआ, इसीलिए हमने उसको इनकम साइड गेन तरफ लिखा है। किस तरफ लिख दिया, गेन तरफ लिख दिया। ठीक है, नाउ एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी कितना मिला है आपको, 6,000 रुपीज, और डोनेशन 2,910 रुपीज का है। एंट्रेंस फी को अगर आप गौर से देखेंगे, एंट्रेंस फी में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट, सर इसको एंट्रेंस फी को क्यों रिवेन्यू माना गया, कैपिटल नहीं माना गया, क्योंकि आप एंट्रेंस फी तब लेते हैं जब कोई आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आप ओलंपियाड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं साल में 2 से 3 बार या 3 से 4 टाइम, आपके स्कूल्स में भी कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे या साइंस के बच्चे साइंस ओलंपियाड, जीके ओलंपियाड, कई प्रकार के ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं या कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके लिए एक सम अमाउंट हमको देना होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से वो हम एंट्रेंस फी उनको पे करते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जितने बार वो इस इवेंट को पार्टिसिपेट करवाएंगे ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके लिए इनकम होगी रेवेन्यू इनकम, ना कि कैपिटल इनकम। ठीक है, और डोनेशन के बारे में स्पेसिफिक नहीं किया गया है या स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो आप इसको स्पेसिफिक डोनेशन मानेंगे, ना कि जनरल डोनेशन। ठीक है, नहीं, अगर डोनेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उसे जनरल डोनेशन ट्रीट करेंगे, हमेशा इनकम साइड ही लेके चलेंगे। ठीक है, हमने सारी चीजों को तो रिकॉर्ड किया, लेकिन एक वर्ड और था, टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड हमारे रिसिप्ट साइड में अवेलेबल है, लेकिन फंड इज अवर लायबिलिटी। ठीक है, इसको आपको बैलेंस शीट में लेना है, लेकिन इसके लिए एक ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट ये है कि फंड आप बैलेंस शीट में तभी ले जा सकते हैं जब उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस पेमेंट साइड ना हो, या वो एक्सपेंस आपके टूर्नामेंट फंड से कम हो। फिर से, फंड, टूर्नामेंट फंड या कोई भी इवेंट के लिए बनाया गया फंड बैलेंस शीट में जाएगा इस केस में जब उससे रिलेटेड कोई फंड अवेलेबल ना हो, या उसके रिलेटेड कोई एक्सपेंस अवेलेबल ना हो। किससे रिलेटेड, उस फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंस अवेलेबल ना हो, या एक्सपेंस अवेलेबल हो भी तो वो किससे कम हो, उस फंड से कम हो। दोनों को कंपेयर करने के बाद जो बच जाएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। इन केस कि अगर फंड कम हो जाता है और एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है, इस केस में जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचेगा कंपेयर करने के बाद, एक्सपेंस जो बच जाएगा वो आपका एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डील करेंगे इसको। ठीक है, मैं उस टाइप का क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। यहां पर मैंने लिखा बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड, इसको हम बाद में डील करते हैं, पहले हम आते हैं एक्सपेंडिचर साइड। बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, 3,500, तो आप इसको किस तरफ रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेबिट साइड, तो 2 हो जाएगा। 2 अपकीप ऑफ ग्राउंड, अपकीप मतलब होता है रख रखाव करना। ठीक है, 2 सैलरी, सेम चीज सैलरी के साथ भी हुई जो सब्सक्रिप्शन में हुई थी। ठीक है, सैलरी में 4,000 2017 का इंक्लूड है, तो हमको प्रीवियस ईयर का नहीं लेना है, मींस 2017 में पे नहीं हुआ होगा, तब 2018 के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो शो हो रहा है। ठीक है, तो आप उसको डिडक्ट कर देंगे। 2017 का आउटस्टैंडिंग मान रहे हैं क्योंकि उस साल नहीं पे हुआ, तभी तो इस साल पे हो रहा है भाई वो, है ना। इसके बाद हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस है और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। ठीक है, अब कुछ एसेट्स हमने खरीदे हैं या कैपिटल नेचर के हमने पेमेंट किए हैं, जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा, फर्नीचर परचेस किया, टूर्नामेंट एक्सपेंस, फिर अगेन कंपेयर कर लेंगे। देखो 225,000 का है हमारा टूर्नामेंट फंड और टूर्नामेंट एक्सपेंस है 17,900 के। टूर्नामेंट एक्सपेंस किससे कम है,
टूर्नामेंट फंड से, तो फंड ज्यादा है, जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड चला जाएगा। ठीक है। नाउ बिलियर्ड टेबल है, एसेट्स है। डिफेंस बॉन्ड, कई प्रकार के नाम दे देते हैं कई बार इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, डिफेंस बॉन्ड, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट है। क्या है? इन्वेस्टमेंट। आइदर फिक्स डिपॉजिट भी क्या है? फिक्स डिपॉजिट भी आपका इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट में पर्टिकुलरली आपको क्या होता है? इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट को आपको रिकॉर्ड नहीं करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वो बैलेंस शीट में जाएगा। आपने इस साल इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट का क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। पैसे बैंक में जमा किए, फिक्स डिपॉजिट किया, ब्याज मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप 4 महीने पहले जमा किए, साल भर का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है ना। जब आपने 4 महीने पहले जमा किए तो 4 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, 3 मंथ पहले जमा किए 3 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। ये नहीं कि पूरा इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहां अगर आपको डेट मेंशन नहीं तो आप ये मानेंगे कि आपने 1 अप्रैल को किया, लेकिन अगर डेट मेंशन है तो आप उसको लेके चलेंगे। ठीक है। इज इट क्लियर? हमारे पास दिया हुआ है कि ऑन 1 जनवरी 2018 फॉर 10% पर एनम। कब किया गया है? 10% पर एनम से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो कितना हुआ? 15,000 का 10%, 3 डिवाइड बाय 12, 375 रुपीज इंटरेस्ट मिलना चाहिए आपको। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमको फायदा हुआ या नुकसान। उसके बाद हम देखेंगे कि ईयर एंड में बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है। नाउ अब आप ध्यान से देखिए, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर यहां तक है और टोटल इनकम यहां तक है। ठीक है। टोटल इनकम हमारी है 56,585 और जो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर डिडक्ट करने के बाद हमारा इनकम कितना है या सरप्लस कितनी बच रही है? 20,835। ये कैसे फाइंड आउट हुआ? ठीक है। तो आपको रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पता है, लेजर आपने क्रिएट किया हुआ है, तो आपका जो टोटल है वो इनकम साइड एक्सेस है। किससे एक्सेस है? एक्सपेंडिचर से एक्सेस है। कितना एक्सेस है? 20,835 रुपीज एक्सेस है। तो अब हम क्या करेंगे? इसी को हमारा नेट प्रॉफिट या ट्रेडिंग के लैंग्वेज में हम बोलते हैं, लेकिन एनपीओ के लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? इसको सरप्लस बताएंगे कि सरप्लस कितना हुआ? 20,835 रुपीज का सरप्लस है। पहले आप बैलेंस जो ज्यादा है उसको लिख लेंगे दोनों तरफ। बैलेंस किस तरफ ज्यादा था? हमारा टोटल किस तरफ ज्यादा था? इनकम साइड ज्यादा था। उसके कारण हमारा एक्सपेंडिचर का बैलेंस कितने से शॉर्ट था? 20,835 से शॉर्ट था। ये जो शॉर्ट बैलेंस है दैट इज कॉल्ड अवर सरप्लस। क्या है? सरप्लस है। अब हमें नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, जिस क्वेश्चन को हमने अभी प्रिपेयर किया था। ठीक है। जिस क्वेश्चन को अभी हमने प्रिपेयर किया था उसका हमको क्या प्रिपेयर करना है? बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि कैपिटल फंड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कैपिटल फंड मतलब क्या होता है? जैसे आपने ट्रेडिंग एक्टिविटी में पढ़ा था कि हमारे पास कैपिटल दिया हुआ रहता है और हम उसको बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, ड्राइंग माइनस करते हैं और क्लोजिंग ईयर का कैपिटल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब हमको फाइंड आउट करना है कि हमारा बैलेंस शीट कि में टोटल लायबिलिटी कितनी है, टोटल एसेट्स कितनी है। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्योंकि एक कैश बुक है और वो कभी आपको किसकी इंफॉर्मेशन नहीं देता? कैपिटल इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। उस वर्किंग नोट के हेल्प से आप किसका कैलकुलेशन करेंगे? कैपिटल फंड का कैलकुलेशन करेंगे, जैसे आपने क्लास 11th में अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था। कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस अदर लायबिलिटीज, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑल एसेट्स इक्वल टू ऑल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल फंड। अगर कैपिटल फंड आपका क्या है? नहीं अवेलेबल है तो आप उसको अदर लायबिलिटीज के हेल्प से और अदर एसेट्स के हेल्प से, टोटल एसेट्स के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट
इक्वल होती है उसमें हमको बैलेंसेस अवेलेबल नहीं होते, या उसमें बैलेंसिंग फिगर हमको नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? बैलेंसिंग फिगर नहीं मिलता है। वो अपने आप क्या होता है, जब आप सारी चीज़ों को पोस्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको अवेलेबल करवा देता है कि एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी। लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि इसमें कैपिटल नेचर चीज़ों को ही हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। कौन से नेचर के? कैपिटल नेचर चीज़ों को, ठीक है। और रिवेन्यू नेचर चीज़ें हमारी कहाँ चली गई है? करंट ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में चली गई है। तो अब हम पहले वर्किंग नोट में क्या प्रिपेयर करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड। इसका मैं कैलकुलेशन बैलेंस शीट बना के करूंगा जो प्रीवियस ईयर की होगी। कौन से ईयर की होगी? प्रीवियस ईयर की। अब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट हमको क्यों बनानी है? प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट हमको इसलिए बनानी है कि प्रीवियस ईयर का जो कैपिटल हमको मिलेगा या उसके एसेट्स और लायबिलिटी से जो डिफरेंसेस मिलेंगे वो कैपिटल फंड आएगा, जिसका यूटिलाइजेशन हम बैलेंस शीट बनाने में करेंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट में आपको कैपिटल फंड का बैलेंसेस नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? कैपिटल फंड का बैलेंसेस नहीं मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? कैपिटल फंड का बैलेंस आपको किससे मिलेगा? बिगिनिंग के बैलेंस शीट से मिलेगा या प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट से मिलेगा, जिसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोलते हैं। लेकिन वहां हम ओपनिंग बैलेंस शीट मेंशन नहीं करते। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? बैलेंस शीट। बैलेंस अगर कैपिटल फंड ऑलरेडी अवेलेबल है या प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट अवेलेबल है तो बनाने की जरूरत नहीं है आपको ये बैलेंस शीट, ठीक है। 1 अप्रैल की अगर बैलेंस शीट आपको अवेलेबल है तो आप नहीं प्रिपेयर करेंगे। दूसरी चीज, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन इस ईयर शुरू हुआ है तो जो भी कैश आपके पास अवेलेबल है बिगनिंग में वही आपका कैपिटल फंड माना जाएगा, ठीक है। एज एट 1 2017 इसको पहले बनाना है आपको, याद रखिएगा। वर्किंग नोट में दिखाना है। और किस में दिखाना है? वर्किंग नोट में। ये आपका क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। आपका क्वेश्चन का पार्ट जो सॉल्यूशन का पार्ट है वो सिर्फ क्या है? क्वेश्चन का पार्ट नहीं, सॉल्यूशन का पार्ट आपका सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट है। आपको सिर्फ एंड के बैलेंस शीट को ही सॉल्यूशन में दिखाना है। बाकी चीजें आपकी वर्किंग नोट में चली जाएगी। किस में चली जाएगी? वर्किंग नोट में, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एंड बैलेंस शीट आपको सॉल्यूशन में दिखाना है। बाकी बैलेंस शीट जो आप बिगिनिंग का बनाएंगे वो वर्किंग नोट में जाएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन हो रहा है क्या फाइंड आउट करने के लिए? कैपिटल फंड के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे कैश बैलेंसेस। तो यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कहां से आएगा? मैं आपको फिर से एक चीज याद दिलाता हूं, अगर जिसने मेरी पुरानी क्लासेस को नहीं अटेंड किया था वो भी इस चीज को समझ सकते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी प्रीवियस ईयर की अगर रिसिप्ट है, क्या है? प्रीवियस ईयर की रिसिप्ट, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी प्रीवियस ईयर की रिसिप्ट वो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी। कहां जाएगी? ओपनिंग बैलेंस शीट में, या कैलकुलेशन करने के लिए जाएगी कैपिटल फंड का, ठीक है। प्रीवियस ईयर की रिसिप्ट, ठीक है। और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई भी इनकम रिसिप्ट साइड में ना कोई भी चीज है अवेलेबल, और अगर कोई रिसिप्ट आपकी, ठीक है, या पेमेंट आपका कोई पेमेंट प्रीवियस ईयर को बिलोंग करता है। कौन से ईयर को? प्रीवियस ईयर को बिलोंग करता है। दैट इज अ लायबिलिटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर पे नहीं हुआ तब तो इस साल पे कर रहे हैं। आपको उसको बिगिनिंग के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पोस्ट करना है। कहां पोस्ट करना है? लायबिलिटी साइड पोस्ट करना है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, किसका बैलेंस ब्रॉट डाउन? रिसिप्ट एंड पेमेंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन है, आपको उसको लेना है। किसको लेना है? बैलेंस ब्रॉट डाउन को लेना है। कितना कितना है भाई? 4000 और 3890, 4000 और 3890 आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास कोई और प्रीवियस ईयर की रिसिप्ट है क्या? देखिए तो प्रीवियस ईयर की रिसिप्ट है सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग, आप लिखेंगे इसको आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2017 वाला ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। किस तरफ जाएगा? एसेट साइड जाएगा, ठीक है। कितना रुपए है?
ये आपका 8,000 रुपीज। कितना है? 8,000। इसके बाद आपने जो कोई भी एसेट सेल किया है उसको आप कहाँ दिखाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाएंगे, ये मानते हुए कि ये प्रीवियस ईयर में हमारे पास अवेलेबल थी, इस साल हमने इसको बेचा है पुराने होने के कारण। ठीक है। हाँ, अगर उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है कि इसको बीच में खरीदा गया था, कब खरीदा गया था? इस साल के बीच में, तब वो ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं जाएगी या कैपिटल फंड के कैलकुलेशन में नहीं जाएगा। ठीक है, उसको करंट ईयर के परचेस का पार्ट मान लिया जाएगा। ओल्ड बैट, सिर्फ आपको क्या लिखना है? कॉस्टिंग लिखना है। इसकी क्या लिखना है? कॉस्टिंग। कितने की थी ये? स्पोर्ट्स। यहां पर ये ओल्ड वर्ड आपको यूज नहीं करना है, मैंने जानबूझकर लिखा है ताकि आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाए कौन सी चीजें कहां गई है ओपनिंग बैलेंस शीट में या कैपिटल फंड के कैलकुलेशन में भेजी गई है। कॉस्टिंग कितना है ये? 500। अब आप इसको टोटल कर दीजिए, तो टोटल इज 14 और 17, 14 और 17 31,190। ठीक है। अब आप यहां देखिए पेमेंट साइड में कोई प्रीवियस ईयर का आइटम है क्या? तो सैलरी में प्रीवियस ईयर की कितनी सैलरी इंक्लूड है? 4,000। तो आप यहां क्या लिखेंगे? आउट स्टैंडिंग सैलरीज 2017 4,000 रुपीज। एक बार और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। $14,000 that is 16, 14,300, 14,300 then 7,000, तो 14 + 7 21,300 होगा। कितना होगा? 21,390 रुपीज है। ठीक है। सो अब हमारा टोटल ऑफ एसेट साइड कितना हो रहा है? 21,390 और लायबिलिटी साइड कितना है? 4,000 रुपीज। तो हमारा जो कैपिटल है हमारे पास कितना अवेलेबल है? 21,390 रुपीज अवेलेबल है। नाउ वी विल सॉल्व बैलेंस शीट। कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के बाद, क्या फाइंड आउट करने के बाद? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ की आपको कैपिटल फंड निकालना आना चाहिए, तभी आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे इसे पूछ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एडजस्टमेंट्स के चार्ट्स आपको मैं अवेलेबल करवाऊंगा, जिससे आपके लिए और इजी हो जाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। बैलेंस शीट एंड ऑफ द ईयर कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब हमारे पास तो कैपिटल फंड अवेलेबल हो गया है। सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड ले लेते हैं, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड कितना है आपके पास? अब आप इसको कैपिटल फंड वर्ड यूज नहीं करेंगे कि आप एक्चुअल बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। 17,390, इसमें आप ऐड करेंगे सरप्लस। सरप्लस इज 20535 है ना? वो 20835 बाय मिस्टेक वहां हो गया है, लेकिन वो है 20535। अगेन मैंने कैलकुलेट किया है तो ये 20535। अगर थोड़ा भी अमाउंट हम क्या लेंगे, गलत लेंगे, तो हमारा बैलेंस शीट क्या कर जाएगा? डिफर कर जाएगा। अब यहाँ हमको अगेन फिर क्या लेना है? हम एसेट्स को लेते जाते हैं। हमारा बिलियर्ड टेबल कितने का है? बिलियर्ड टेबल है हमारा 30,000 का। ठीक है। इसके बाद में है फर्नीचर। फर्नीचर है हमारे पास में, कितने का फर्नीचर है? 25,000 रुपीज का। इसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल
8,600। अब आप देखिए यहाँ पे हमने सारी चीजें बैलेंस शीट में हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ट्रांसफर कर लिया है। अब हम आप एक के बाद एक और देखते जाते हैं। यहाँ हमारा कैपिटल कितना था ये हमने डिस्कस किया। टूर्नामेंट फंड हमारा 25,000 था, उसमें से टोटल टूर्नामेंट एक्सपेंस कितने के हुए 17,900 के। तो 7,100 हमारा क्या बचा, टूर्नामेंट फंड अभी अवेलेबल है। लिगेजी कितने रुपए की लिगेजी आपकी 37,500 और 2,500 का आपका लाइफ मेंबरशिप फी और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अवेलेबल है, जो कि सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ था, ऐड था, वो आपके लिए लायबिलिटी होगी क्योंकि एडवांस सब्सक्रिप्शन तो आपने ले लिया लेकिन अभी तक उनको अपनी सर्विसेज आपने प्रोवाइड नहीं की है। उसी तरीके से जो भी आपने एसेट सेल कर दिया अगर वो करंट ईयर को बिलोंग नहीं करती है तो आपको उसको यहाँ शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेल हो गया, दिखाने की जरूरत नहीं है। जितने भी पेमेंट आपने करंट ईयर में 2018 में किए हैं किसके लिए, एसेट्स के लिए, उनको आपको यहाँ पे नोट डाउन करते जाना एसेट साइड में। जैसे बिलियर्ड टेबल हो गया, फर्नीचर परचेज है, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, यहाँ आपको कुछ भी रिड्यूस नहीं करना है क्योंकि करंट ईयर का परचेज है। अगर आप इनको प्रीवियस ईयर के एसेट्स को ऐड करेंगे यहाँ तो फिर आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आपने बेच दिया है, आपने डायरेक्टली एसेट्स को आप लिख सकते हैं, बशर्ते कि आप एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में नहीं हो। एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस में इनके जो कैलकुलेशन है थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिफेंस बॉन्ड में कितना इंटरेस्ट एक्रूड था, 375 एक्रूड था, वो हमने ऐड कर दिया। ये टोटल हो गया 15,375। अब बाकी हमारा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। हमारा टोटल ऑफ बैलेंस शीट है 92,225। आप मैं फिर से आप लोग को बता रहा हूँ कि सरप्लस, क्योंकि मैंने मैनुअली कैलकुलेट किया था इसीलिए वहाँ 835 लिख दिया था मैंने। आप उसको 20,535 करेक्ट कर लेंगे जब आप नोट डाउन करेंगे और सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक था, आज की क्लास यहीं तक थी। आपको समझ में आया होगा। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें सारे एडजस्टमेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं वो मैं प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इनकम और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो भी हम बोलते हैं और एडवांस इनकम को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से इसको पूरा देखिए वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हेल्प से लिमिटेड एडजस्टमेंट्स के साथ या सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हेल्प से कैसे प्रिपेयर की जा सकती है।